Greetings to all, beta. We will do page number 46, and on this page we will start from here. Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended. हमें ये पता है कि सदाओ और जनरल के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था और सदाओ को सडनली फील होता है कि जनरल ने जो प्रॉमिस किया था, जनरल को बड़ा दुख है कि वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। और जनरल यहाँ पे सदाओ से पूछता है कि ना तो उसके अंदर लैक ऑफ पैट्रियोटिज़म था और ना ही डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी था, ना उसने अपने कर्तव्य की अवहेलना करी है और ना ही अपने देश के प्रति जो है देशभक्ति दिखानी होती है ना उसमें कहीं कमी करी है। तो वो सदाओ से क्या कहलवाना चाहता है कि सदाओ ये हाँ भरे कि जो भी हुआ वो बहुत ही अनजाने में हुआ, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज हेल्थ। तो सदाओ क्या कहता है कि सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, he suddenly comprehend that the general was in palm of his hand and as a consequence he himself was perfectly safe। तो सदाओ को एकदम से क्या फील होता है कि अब जनरल जो था वो उसके पाम ऑफ हिज हैंड मतलब उसकी मुट्ठी में था, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि सदाओ बिल्कुल सेफ था। सदाओ को जो डर था ना कि क्या उसकी रेपुटेशन का होगा, क्या उसके बच्चों का होगा अगर किसी को पता चले, तो सदाओ को लगता है जनरल भी इक्वली उसके साथ साथ फंस चुका था और अब सदाओ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सदाओ को जब समझ में आता, सदाओ क्या कहता है, आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, कि सर मैं आपकी लॉयल्टी, आपकी वफ़ादारी की कसम खा सकता हूँ। वफ़ादारी यहाँ पे किस चीज़ के लिए है, ये है देश के लिए। और वो आगे कहता है, ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी, कि सर आप वफ़ादार इतने हैं कि मैं आपकी वफ़ादारी की कसम खा सकता हूँ, और आपका जो ज़ील है, जो एंथुजियाज़म है, जो आपका जोश है अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के प्रति आप जो दुश्मन के विरुद्ध जो आप अपना जोश दिखाते हो, मतलब आप दुश्मन का सामना करने में कभी पीछा नहीं हटते। तो ये दोनों ही चीज़ क्या है आपके अंदर, ना तो लैक ऑफ पैट्रियोटिज़म है और ना ही आपके अंदर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। आप सर बिल्कुल जो है एक ट्रू पैट्रियोटिक हैं और मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ। तो जनरल को जब ये सदाओ अच्छी अच्छी बातें कह रहा है तो जनरल खुश हो जाता है, कहता है सदाओ इसमें कोई शक नहीं दैट यू आर ए गुड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और इसके लिए क्या होगा, यू विल बी रिवार्डेड। अपनी आंखें बंद कर लेता है जनरल, क्या कहता है, तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। अब इसके बाद सदाओ जो है, ये दोनों की कन्वर्सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। शाम का टाइम है। सदाओ ने आज क्या करना था, सदाओ ने ये देखना था कि वो आइलैंड पर सेफली पहुंच जाता है या नहीं प्रिजनर, और आइलैंड पर जाकर अगर वो एक फ्लैश लाइट दिखाएगा तो इसका मतलब वो ठीक है, सेफ़ है, और दो अगर फ्लैश दिखाएगा तो इसका मतलब उसके पास सामान खाने का ख़त्म हो चुका है या उसको ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो सदाओ शाम को क्या कर रहा है, खड़ा है, क्योंकि वो उस टाइम पे खड़ा होगा जब होराइज़न पे सूरज छिपने वाला होगा। तो वो क्या कर रहा है, खड़ा है शाम के टाइम पे और अपने वेरेंडा के अंदर खड़ा है। वहाँ से ही वांट्स टू सर्च ए स्पॉट ऑफ ब्लैक। वो वहाँ पे देखना चाहता है ध्यान से कि आइलैंड पर क्या उसको कभी कोई कुछ ब्लैक दिखाई देता है, मतलब कि ही वांटेड टू सी द फिगर ऑफ दैट प्रिजनर। तो उसको जब वो खड़ा है अपने वेरेंडा में और वो देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या दिखाई देता है, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क होता है वो शाम का टाइम। तो शाम के टाइम में यहाँ पे ट्विलाइटेड वर्ड है, ट्विलाइटेड वो डिम लाइट के लिए बोला गया है, क्योंकि जब ना रात होती है ना ही शाम होती है, तो वो ही चाहे उसको ट्विलाइट कहो चाहे उसको डस्क कहो, तो और चाहे उसको ये कहो कि सूरज होराइज़न पे, सारे बातें एक ही है। तो उसमें सदाओ ने कहा था उस प्रिजनर को, तुम उस टाइम पर लाइट दिखा देना, क्योंकि अंधेरे में दिखाओगे तो पकड़े जाओगे या फिर कुछ भी शक हो सकता था किसी को भी। तो जब सदाओ बारीकी से देख रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ, तो उसको कोई प्रिक ऑफ लाइट, प्रिक होता है कोई पॉइंट, कोई मार्क, उसको किसी तरीके का कोई भी रोशनी का बिंदु तक भी नहीं दिखाई दिया। और इसलिए सदाओ को तो उसका रिवॉर्ड मिल चुका था जब उसने ये रियलाइज़ किया कि कोई सिग्नल नहीं था आइलैंड पर, इसका मतलब वो प्रिजनर है, सेफली वहाँ से बचकर जा चुका था। अब ये सोच रहा है, ये
क्या कहता है सदाव, हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। जब कोई लाइट नहीं दिखाई देती तो सदाव को विश्वास हो जाता है कि उसने कहा था कोरियन फिशिंग बोट दिखाई दे तो तुम उसमें हेल्प ले लेना, और सदाव को पूरा विश्वास था, डाउटलेस था वो, उसको कोई शक नहीं था कि वो सेफली वहाँ से बचकर जा चुका है प्रिजनर। अब क्या हुआ, वो वरांडा में खड़ा हुआ है, वो गेजिंग कर रहा है, वो टकटकी लगाकर एक उसका फिक्स्ड लुक बना हुआ है उस ही जगह पर, फ्रॉम वेंस जहाँ से वो यंग मैन द अदर डे कुछ दिन पहले, द अदर नाइट कुछ दिन पहले वो आया था, उस रात को, अदर डे मतलब के उस पर्टिकुलर नाइट को वो सोच रहा है कि कुछ दिन पहले क्या सिचुएशन बनी हुई थी, किस तरीके से वो प्रिजनर आया, किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी ना चाहते हुए भी, ये सारी बातें सदाव वहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा था। अचानक उसके माइंड में विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के और बाकी थॉट्स भी आ जाती हैं, और अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो उन सभी अमेरिकन को याद करता है, वाइट फेसिस को याद करता है जिनको वो जानता था अलोंग विद द प्रिजनर। यहाँ पर प्रिजनर का जब देखा कि वो जा चुका है, फिर वो सारे उन अमेरिकन के बारे में सोचता जिनसे वो जानता था। और हमें पता है कि सदाव की एजुकेशन अमेरिका में हुई थी, तो वहाँ पर जो लोग मिले थे उनके बारे में ये बात करेगा। उनमें से एक तो बात करता है प्रोफेसर की, उस प्रोफेसर के घर में जिसके घर में वो हाना को मिला था। वो एक डल मैन था एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। वो औरत कैसी थी, बिल्कुल सिली, मूर्ख सी दिखने वाली, बातूनी, और वो हालांकि वो लेडी क्या विश करती थी, टू बी काइंड, हालांकि वो पूरा अपनी काइंडनेस दिखाती थी इसके सदाव के प्रति, लेकिन सदाव कहता है फिर भी वो उसको कभी पसंद नहीं आई। वो टॉकेटिव सी थी, अजीब सी सिली थी, और इस वो जो प्रोफेसर है वो डल आदमी था। दूसरा, उसको वो अमेरिकन ओल्ड टीचर याद आते हैं एनाटॉमी के, शरीर विज्ञान के, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट हु इंसिस्टेड ऑलवेज, जो हमेशा ये इंसिस्ट करते थे कि चाकू के साथ किसी भी डॉक्टर को क्या करना चाहिए, मर्सी दिखानी चाहिए। मतलब किसी भी पेशेंट के साथ अगर वो ट्रीट कर रहा है किसी भी पेशेंट को, तो उसको पूरी नॉलेज उसके शरीर की होनी चाहिए, क्योंकि उसके एक नाइफ के गलत लगने से उसकी जान भी जा सकती है। एंड ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटनली लैंडलेडी। फिर जिस घर में वो रहता था मकान मालिक के, उस मकान मालकिन का फेस याद आया। वो मोटा सा और स्लेटनली, बड़ा ही अजीब सा, एक डर्टी टाइप का दिखने वाला था, तो वो याद आया। फिर उसको जो है याद आता है दैट ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस इन अमेरिका। फिर उसको याद आता है कि अमेरिका में जब वो पढ़ाई करने के लिए गया था तो उसको रहने के लिए बड़ी दिक्कत आई थी एक जगह ढूंढने में। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जापानीज़ था, और जापानीज़ के लिए अमेरिका में सेटल होना बहुत मुश्किल बात था। और इसकी वजह क्या थी, अमेरिकन्स जो थे वो फुल ऑफ प्रेजुडिस थे। फुल ऑफ प्रेजुडिस का मतलब होता है, प्रेजुडिस होता है पूर्व धारणा होना किसी भी चीज़ के बारे में, कि आपको अगर सुनी सुनाई कोई बात है और आपके अंदर ये बनी हुई है कि कोई भी गुजराती है वो ढोकला ज़रूर खाएगा, तो आपको ये लग रहा है कि वो गुजराती को ढोकला पसंद ही पसंद है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक को पसंद आएगा। लेकिन ये है कि आपकी पूर्व धारणा बनी हुई है, तो एक आपका ही प्रेजुडिस बना हुआ है। तो इसमें ये बताया कि अमेरिकन्स जो थे, प्रेजुडिस उनके अंदर एक पूर्व धारणा बनी हुई थी। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। नोइंग हिमसेल्फ यहाँ सदाव अपने आप को कह रहा है, और देयर सुपीरियर सदाव कह रहा है कि जापानीज़ जो थे हमेशा से अपने आप को सुपीरियर मानते आए हैं अमेरिकन से, और इसलिए अमेरिका के अंदर जा कर के उसको फील होता है सदाव को कि सारे के सारे अमेरिकन, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो लैंडलेडी है, कोई भी है, सारे किस तरीके के हैं, सिली दिखने वाले हैं, और उनके साथ एडजस्ट करना, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, वो कहता है कि उसको कितनी डिस्पाइज है, मतलब कि हेट, वो कितनी नफ़रत करता था किससे, द ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। वही लैंडलेडी जिसके घर में वो लास्ट में रहा था। कंसेंट होता है एग्री करना, कि जब कहीं पर भी बात नहीं बनी तो सदाव को उस मिजरेबल होम में, जो वो डल सा, जो उसको अच्छा नहीं लगता वो घर,
आप ये कह सकते हो अनहैप्पी सा, पुअर, वर्थलेस जो चीज़ होती है। तो सदाओ को क्योंकि रहना तो था भाई, पढ़ना था, तो उस घर में रहना पड़ा था और एट लास्ट कंसेंट एग्री होना पड़ा था उस इग्नोरेंट और डर्टी ओल्ड वुमन के साथ। इग्नोरेंट वही जो कि बहुत ही इलिटरेट सी, कह सकते हो अनमाइंडफुल सी, किसी तरीके की एक अनएजुकेटेड, मतलब जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऐसा बिहेवियर था उस लेडी का, और डर्टी टाइप की दिखने वाली। जो भी है सदाओ ये कहना चाहता है, एट लास्ट उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और हालांकि उसको वो कभी पसंद नहीं थी। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल, और लेकिन एक बार वो उसका आभार भी जताना चाहता है, ग्रेटफुल होना चाहता है, क्योंकि शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या कहता है वो, कि उसने ग्रेटफुल होना चाहा था, उसका आभार जताना चाहा था उस ओल्ड और इग्नोरेंट वुमेन का, क्योंकि जब लास्ट ईयर था सदाओ का वहाँ कॉलेज में, उस लेडी ने उसकी हेल्प की थी। और लेकिन सदाओ कहता है उसने मेरी सेवा करी, उसने मेरी हेल्प की मेरी बीमारी में, फिर भी इट वॉज डिफ़िकल्ट, फिर भी मेरे लिए इतना मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव, रिपल्सिव है वही, फुल ऑफ रिपल्सिव, वही हेट्रेड से भरी हुई, बहुत ही हेटफुल उसके लिए। वो कहता है उस लेडी ने मेरी हेल्प करी, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो रिपल्सिव ही रही हमेशा। मतलब मैं उनसे नफ़रत करने में कभी चूक ही नहीं सका, मुझे वो कभी पसंद नहीं आए। हालांकि वो मेरे लिए उन दिनों बहुत काइंड रही थी। और फिर उसको याद आया कि वो यूथफुल फेस, हैगर्ड दुबला पतला बिल्कुल थिन और लीन फेस, उस प्रिजनर का जो वाइट था वो भी इक्वली रिपल्सिव था, इक्वली हेटफुल था, कि बड़ा स्ट्रेंज था। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। सदाओ को याद आता है कि जब उसको कभी कोई अमेरिकन पसंद ही नहीं आया, वो उनके घर में सिर्फ इसलिए रहा था क्योंकि उसको पढ़ाई पूरी करनी थी, वो उनके साथ कभी एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता था। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि जब एक अमेरिकन उसके घर में आया और वो ऊपर से उसका दुश्मन भी था, दुश्मन का मतलब है उसके देश का दुश्मन, उसका दुश्मन, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उसको मार नहीं सका। मतलब सदाओ को खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी उस वजह का क्या नाम है जिस वजह ने उसको मारने के लिए विवश नहीं किया। जो भी है, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो इंसानियत थी और जो ड्यूटी थी सदाओ की, वो कहीं ज़्यादा बढ़कर थी एक देश के लिए जो इंसान का कर्तव्य होता है उससे। तो देश से भी पहले हमारी इंसानियत आती है, और सभी का एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर कोई नीडी है, हेल्प किसी को अगर चाहिए तो उसकी मदद करें।